हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिज़िक्स फ्रीज। सो आज हम लोग चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी को विद इन 15 to 20 मिनट्स पूरे का पूरे चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे इस चैप्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला से, जो है हमारा कि अगर कोई दो चार्जेस हैं आपके पास, इफ़ यू आर हैविंग टू चार्जेस, और दो चार्जेस के बीच में फोर्स कैसे पता करेंगे। क्योंकि अगर ए प्लस चार्ज है, ए भी प्लस चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। एक प्लस है, एक माइनस है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो उन दोनों चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है उसको पता करने का क्या फार्मूला है। जो फर्स्ट फार्मूला हमारे पास है इस चैप्टर में वो क्या है। लेट्स से वी आर हैविंग टू चार्जेस, वन इज Q1 and other is Q2, and if the two charges are r distance apart, then to find out the total force between these two charges, we have a formula that F is equal to K Q1 Q2 by r square, where K is a constant। K हमारा constant है और इसकी वैल्यू बच्चों यहाँ पर है 9 into 10⁹. Now what are the units for K? R square will come here, it will become F r square. Q1 and Q2 will get divided and we'll get K is equal to F r square divided by Q1 Q2. Now what will be the units for K? फोर्स के यूनिट हमारे पास क्या होते हैं, न्यूटन। डिस्टेंस के क्या आएंगे, मीटर स्क्वायर, डिवाइड बाय चार्ज के क्या आएंगे, कूलम। फिर से दो चार्ज हैं तो कूलम का स्क्वायर आ जाएगा, तो K के यूनिट्स आ जाएंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, दैट इज K। तो हमारा फर्स्ट फार्मूला ये है, दिस इज F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। Now let's go to our second formula, that is of electric potential. Let's say आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, if there is one positive charge here, let's say यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास में हम एक पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, तो क्या होगा, ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। मतलब बड़े वाला चार्ज छोटे वाले चार्ज को रिपेल करेगा, दोनों ही एक दूसरे को करेंगे। तो जो छोटे वाला चार्ज होगा, इट विल ट्राई टू मूव इन दिस डायरेक्शन। इट मीन्स इस पॉइंट पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल है। मतलब मान लीजिए अगर मुझे इनफाइनाइट डिस्टेंस से एक चार्ज को उठा के यहाँ पर रखना है, सो मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा इन्फिनिटी से लेके इस पॉइंट ए तक। वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए, तो मैंने कितना वर्क डन किया और मैंने कितने चार्ज को मूव किया। वर्क डन और कितना चार्ज मैंने मूव किया वो बताएगा यहाँ पर कितना पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल एट ए विल बी वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पर यूनिट चार्ज। मान लीजिए मैंने Q चार्ज को मूव किया, तो ए पॉइंट पर जो मेरा पोटेंशियल आएगा वो होगा कि मैंने कितना वर्क डन किया चार्ज को वहाँ से यहाँ तक लाने के लिए, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। नेक्स्ट मेरे पास है, अगर मैं इसी चार्ज को यहाँ से उठा करके बी पॉइंट पर रखता हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे कुछ और वर्क डन करना पड़ेगा। इस केस में मेरा जो वर्क डन आएगा दैट विल बी वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू बी, और मेरा चार्ज जो है वो सेम है। तो मेरा पोटेंशियल बी पॉइंट पर क्या आएगा, व्हाट विल बी पोटेंशियल एट बी, दैट विल बी वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पर यूनिट चार्ज। सो दैट इज पोटेंशियल एट ए एंड पोटेंशियल एट बी। अब अगर मेरे पास कोई दो पॉइंट्स ए और बी हैं, इसको मान लें, भूल जाते हैं हम लोग, ये सबको भूल जाते हैं, चार्ज को भी यहाँ से हम लोग इरेज कर देते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर पोटेंशियल VA है और यहाँ पर पोटेंशियल VB है। क्योंकि ये वाला जो चार्ज पॉइंट है ये चार्ज के पास था, सो दिस इज एट हाई पोटेंशियल, दिस इज हाई पोटेंशियल एंड दिस इज एट लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल। ठीक है जी। अब इन दोनों पोटेंशियल्स में जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, और वी कैन से इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सो हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस V है वो किसकी इक्वल है, VA माइनस VB, और इसका भी फार्मूला सेम रहता है, वर्क डन फ्रॉम B टू A, मतलब B से A तक लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा दैट इज वर्क डन फ्रॉम B टू A पर यूनिट चार्ज। और जनरली हम इसको लिख देते हैं V इज इक्वल टू W बाई Q, एट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो ये हमारा सेकेंड फार्मूला है इस चैप्टर में। नेक्स्ट है, अगर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस हो तो क्या होगा, इफ़ वी आर हैविंग टू पॉइंट्स, लेट्स से ये हमारा हाई पोटेंशियल पॉइंट है, दिस इज ए पोटेंशियल एट हाई पोटेंशियल, दिस इज VA पॉइंट, दिस इज VB पॉइंट। नाउ इफ वी आर हैविंग one positive charge here, so what will happen, this positive charge will move to the low potential side because there you are having a big positive charge। तो ये बिग पॉजिटिव चार्ज छोटे वाले पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। अगर इसको इरेज कर दें, सो वी कैन से पॉजिटिव चार्ज मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू
लो पोटेंशियल, जो पॉजिटिव चार्ज है वो हाई पोटेंशियल से किधर मूव करता है बच्चों, लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो जब चार्ज मूव करेगा तो क्या आएगा, करंट, करंट को रिप्रेजेंट करते हैं आई से, तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, दैट इज चार्ज अपॉन टाइम। क्लियर, आई को लिखते हैं करंट, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, आई इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो करंट के हमारे पास यूनिट क्या आएंगे, चार्ज के यूनिट होते हैं कूलम और टाइम के यूनिट होते हैं सेकेंड। तो करंट के यूनिट आ जाएंगे कूलम पर सेकेंड, जिसको हम बोलते हैं एम्पेयर। कूलम पर सेकेंड इज कॉल्ड एम्पेयर। सो नाउ आवर नेक्स्ट फॉर्मूला इज दैट इज ऑफ, करंट के बारे में बात कर ली हमने, वी हैव टॉक्ड अबाउट करंट। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट रेजिस्टेंस। मान लीजिए मेरे पास एक कंडक्टर है, लेट्स से आई एम हैविंग ए कंडक्टर, और एनी मेटल, या कोई मेटल है या कोई एलॉय है, मेरे पास एक रॉड है उसकी, और उसकी जो लेंथ है वो L है, और उसका जो एरिया है, डायामीटर नहीं बच्चों, जनरली स्टूडेंट्स इसको कंफ्यूज करते हैं डायामीटर से, डायामीटर नहीं एरिया। एरिया कैसे पता करते हैं, अगर मुझे इसका डायामीटर पता हो तो एरिया क्या आएगा, एरिया विल बी पाई आर स्क्वायर होता है, और हम लिख सकते हैं कि डायामीटर जो है वो डबल ऑफ रेडियस होता है, या रेडियस इज इक्वल टू डायामीटर का हाफ होता है। तो हमारा ये फार्मूला बन जाएगा एरिया का पाई इंटू डी बाई टू का होल स्क्वायर, या पाई डी स्क्वायर बाई 4, जहाँ आप सीधा पाई आर स्क्वायर से भी एरिया पता कर सकते हैं। तो मेरे पास एक एरिया है जिसका, जो मेरे पास कंडक्टर है जिसका एरिया ए है, एरिया इज हैविंग ए, और जिस मटेरियल का जो बना हुआ है उसकी रोकने की जो क्षमता है, हर मटेरियल की करंट को रोकने की क्षमता अलग अलग होती है, तो हर एक मटेरियल की रेजिस्टिविटी जो है वो अलग अलग है। इसकी जो रेजिस्टिविटी है लेट से वो रो है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस विल बी रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ ओवर एरिया। यहाँ पर आर क्या है, रेजिस्टेंस है, रो क्या है, रेजिस्टिविटी है, एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर है, और ये क्या है, एरिया ऑफ द कंडक्टर है। यहाँ पर आर जो है वो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है, रो जो है वो रेजिस्टिविटी है, एल जो है वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, और ए जो है दैट इज एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो हमारे पास रेजिस्टेंस का क्या फार्मूला है, रो एल बाई। रेजिस्टेंस के यूनिट चिल्ड्रन यहाँ पर होते हैं ओम, लेंथ के यूनिट होते हैं मीटर, और एरिया के यूनिट होते हैं मीटर स्क्वायर। तो अगर हमें रेजिस्टिविटी के यूनिट्स पता करने तो कैसे लिखेंगे, देखिए ए इधर चला जाएगा, ये बन जाएगा आर ए, एल इधर आ जाएगा इज इक्वल टू रो, तो रेजिस्टेंस की आ जाएगा ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर, और लेंथ का आ जाएगा मीटर। तो विल गेट पाई मीटर स्क्वायर ओवर मीटर इज इक्वल टू रो, मीटर विल मीटर कट, एंड रेजिस्टिविटी के जो यूनिट्स आ जाएंगे हमारे पास वो आ जाएंगे, रेजिस्टिविटी के यूनिट आ जाएंगे ओम मीटर, और यूनिट्स फॉर रेजिस्टिविटी विल बी ओम मीटर। इसके बाद जो हमारे पास फॉर्मूला आता है दैट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जितना आप प्रोवाइड करेंगे उतना ही करंट फ्लो करेगा, दैट इज ओम्स लॉ। व्हाट इज ओम्स लॉ, ओम्स लॉ स्टेट्स दैट वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहाँ रेजिस्टेंस आ जाएगा, सो हम लिखते हैं इसको V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ पे V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है आपका करंट है, और R क्या है आपका रेजिस्टेंस है। V इज इक्वल टू आई आर, दैट इज ओम्स लॉ। रेजिस्टेंस की वैल्यू हम निकाल सकते हैं सेम फार्मूला से, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ये हो गया ओम्स लॉ। इसके अगला जो टॉपिक है हमारे पास दैट इज रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज। रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास रेजिस्टर्स हैं 1 2 3 रेजिस्टर हैं, और अगर हमने इसको बैटरी से यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है, मान लीजिए बैटरी की जो वोल्टेज है वो V है, तो क्या होगा, करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव टर्मिनल से किधर, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। अब आपको एक बात सीरीज़ में याद रखनी है कि जो करंट फ्लो कर रहा है पूरे के पूरे सर्किट में वो सेम है। करंट जो है सीरीज़ में क्या रहता है चिल्ड्रन, करंट सीरीज़ में रहता है सेम, मतलब बैटरी से अगर आई करंट निकला है तो इसमें आई करंट, इसमें भी पहले रजिस्टर R1 में भी आई करंट जाएगा, दूसरे रेजिस्टेंस R2 में भी आई करंट जाएगा, और तीसरे रेजिस्टेंस R3 में भी आई करंट ही जाएगा। मतलब जो फ्लो कर रहा है करंट दैट इज सेम तीनों रजिस्टर में, R1 R2 और R3 में। लेकिन जो वोल्टेज है, ये जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज क्या हो जाती है इसमें, डिवाइड हो जाती है। वोल्टेज डिवाइड होने का मतलब, इसको मान लीजिए आपने वोल्टमीटर लगा दिया V1, इसको आपने वोल्टमीटर लगा दिया V2, इसको आपने वोल्टमीटर लगा दिया V3। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस उसका क्या फार्मूला होता है, V1 किसके इक्वल आ जाएगा, IR1 के,
मतलब V1 जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसकी इक्वल आएगा, इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है I और रेजिस्टेंस कितना है R1, तो V1 किसकी इक्वल आ जाएगा IR1 के। तो अगर हम यहाँ पे R1 की वैल्यू पता करें, सॉरी I की वैल्यू पता करें तो क्या आएगी, V1 डिवाइड बाई R1 दैट विल बी I, मतलब सेम ही है, उल्टा सीधा कर सकते हैं आप इसको। तो V1 पोटेंशियल डिफरेंस 1 जो है उसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, दैट विल बी V1 इज इक्वल टू IR1, V2 की पता करनी है तो क्या आएगी IR2, V3 की पता करनी है तो क्या आएगी IR3। मतलब जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है आपके पास V, वो किसकी इक्वल आएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 के। मतलब वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो जाती है इन केस ऑफ सीरीज़, और जो करंट है वो क्या रहता है आपका, सेम रहता है। तो जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा इस सर्किट का वो क्या आएगा, टोटल रेजिस्टेंस आएगा, जितने भी रजिस्टर हैं आपके पास उन सबको जो है आप सीधा सीधा प्लस कर दीजिए, R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू इन्फिनिटी, जितने भी रजिस्टर हैं वो सारे के सारे ऐड हो जाएंगे। दैट इज रजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज। अगर हमें पता करना है रजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, ये अगर रजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो उनको कैसे सॉल्व करना है, पहले हमें पता होना चाहिए कि पैरेलल में कनेक्शन का क्या मतलब होता है। पैरेलल में कनेक्शन का मतलब होता है ये रजिस्टर 1 है, ये रजिस्टर 2 है, ये रजिस्टर 3 है। मान लीजिए ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं आपके, लेट्स से दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सो अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं, कैसे पता चलेगा ये पैरेलल में कनेक्टेड है, कि करंट जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, डिवाइड हो जाएगा। जैसे इस पॉइंट पे पहुँचेगा वो 3 पॉइंट्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इस सर्किट से जैसे करंट यहाँ पे पहुँचेगा इस वायर से 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, I1, I2 और I3। ये रेजिस्टेंस आपका R1 है, ये R2 है और ये क्या है R3। एक बात आपको पैरेलल में समझनी है कि जो करंट है वो पैरेलल में डिवाइड होगा, वोल्टेज डिवाइड नहीं होगा। मतलब इसको वोल्टेज V है तो यहाँ पर भी वोल्टेज क्या आएगा, V ही आएगा यहाँ पर भी। क्लियर चिल्ड्रन, यहाँ पर भी वोल्टेज जो है आपका V आए। इस केस में आपको याद रखना है कि पैरेलल के केस में क्या होता है, करंट जो है वो आपका डिवाइड हो जाता है और जो वोल्टेज है वो ईच रजिस्टर के क्रॉस क्या रहती है, सेम। मतलब यहाँ पर मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही वोल्ट मीटर लगाने की ज़रूरत है, और वो वोल्ट मीटर कहाँ पर लगेगा, यहाँ पर लगेगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि R1 को भी वोल्टेज उतनी ही मिलेगी V, R2 को भी वोल्टेज V ही मिलेगी और R3 को भी वोल्टेज कितनी मिलेगी, V ही मिलेगी। और अगर हमें इन तीनों में देखिए करंट यहाँ से फ्लो करेगा पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, यहाँ पर पहुँचेगा डिवाइड हो जाएगा 3 पार्ट्स में, I1, I2 और I3। अगर मुझे I1, I2 और I3 की वैल्यू पता करनी है तो वो मैं कैसे करूँगा, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ I1, I2 एंड I3, वो हम ऐसे करेंगे। मुझे पता है कि R1 रजिस्टर को वोल्टेज कितनी मिल रही है, V, तो मैं ओम्स लॉ लगाऊंगा, V इज इक्वल टू, इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है देखिए I1, तो मैं लिखूंगा V इज इक्वल टू I1 R1। इसमें मुझे V भी पता है और R1 भी पता है तो I1 निकल जाएगा। I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, V डिवाइड बाई R1। उसी तरीके से I2 की वैल्यू क्या आएगी, V डिवाइड बाई R2। उसी तरीके से I3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, V डिवाइड बाई R3। तो दिस इज रजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। इसके जो अगला टॉपिक है हमारा दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मीन्स जब किसी कंडक्टर में या किसी जो रजिस्टर है उसके अंदर जो करंट फ्लो करता है तो वो सब्सटेंस जो है हीट हो जाती है। क्यों हीट हो जाती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अंदर एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, और कोलिजन के दौरान क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करते हैं तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो नेबरिंग एटम्स को मिलती है, जिसके कारण नेबरिंग एटम जो है वो वाइब्रेट करने लगते हैं। जब वो वाइब्रेट करने लगते हैं तो उसमें फिर हीट पैदा होती है और वो हीट जो है बाहर निकल जाती है। देखिए लेट्स से हमारे पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ जो है L है, एरिया इसका A है और इसकी रेजिस्टिविटी रो है। तो ऑब्वियसली इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या रहेगा, रो L बाई A। तो इसकी हीटिंग का फॉर्मूला, हीट कितनी पैदा होगी वो निकालने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका है, लेट्स से हमने इस कंडक्टर को जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है दैट इज़ V। मान लीजिए इस कंडक्टर को हमने V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, तो ऑब्वियसली चार्ज को मूव करने के लिए कुछ ना कुछ वर्क डन तो किया होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसकी इक्वल आ जाएगा, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो ये जो वर्क डन है वो किसकी इक्वल आएगा, पोटेंशियल इनटू चार्ज के। वर्क डन विल बी इक्वल टू पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय चार्ज। तो हम यहाँ पर लिखेंगे W इज इक्वल टू V इंटू Q। अब हमें पता है कि V की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, ओम्स लॉ किसकी इक्वल है, V इज इक्वल टू IR की इक्वल है, तो हम यहाँ लिखेंगे V इज इक्वल टू IR। तो W इज इक्वल टू IR इंटू, अब हमें ये भी पता है कि करंट किसकी इक्वल है, Q बाई T के। तो Q किसकी इक्वल आ जाएगा, करंट और टाइम मल्टीप्लाई हो जाएंगे, Q विल बी इक्वल टू IT। सो इट विल बी IT हेयर।
So it will be W is equal to I square RT, means the amount of work that has been done to move the charge across this electric circuit through this conductor, that is W is equal to I square RT. जितना भी वर्क डन किया गया है वो सारा का सारा हीट की फॉर्म में ही बाहर निकलेगा. सो वर्क डन हमारे पास क्या है, यहाँ पर हीट की इक्वल है और दैट इज I स्क्वायर RT. इसके लिए इसको जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं, क्योंकि जॉल्स ने प्रैक्टिकली करके देखा था कि कितनी हीट पैदा होती है किसी कंडक्टर में. तो जॉल्स ने क्या बताया था ये भी देख लेते हैं. जॉल्स सेड कि जो हीट पैदा हो रही है it directly depend upon square of the current, heat directly depend upon resistance, and heat directly depend upon time for which the current is flowing through the conductor. So what will be the heat? We'll get H proportional I square RT, and here if we remove proportional we get K as a constant I square RT, and H will be equal to K की वैल्यू यहाँ पर 1 रहती है तो H will be equal to I square RT. So the same formula, that is also Joule's law of heating. So both the ways can be used to find out the heat that will be produced by a current carrying conductor. Next we are having electric power and electrical energy. We'll be discussing both the terms here. हीट के जो यूनिट्स हैं बच्चों वो जॉल ही रहेंगे. The units for heat will be joule, और for work done also that is joule. Next we are having power. Now what is power? Power is defined as energy consumed in a particular time. That how much energy is being consumed in how much time, that is called electric power. So we can write power is equal to energy upon time, or we can also write power is equal to work done upon time. We can replace energy as heat energy. We can also write power is heat produced per unit time. This can also be written in formulation. You can write this, and we know what is formula for heat, that is I square RT divided by T. T and T will cut. You will get formula for power, P is equal to I square R. This could be the, you could say the second formula for electric power. First formula आपके पास क्या है, power is equal to energy upon time, और power is equal to work done upon time. This will be the first, this will be the second. P is equal to I square R. Now this formula can further be elaborated. इसको हम आगे भी कर सकते हैं. P is equal to, ये हमारे पास I square R है, इसको हम लिख सकते हैं, we know V is equal to IR. So we will open this, I square को हम लिखेंगे I into R. So this IR will become V. So I will be having a new formula, P is equal to IV or P is equal to VI. This would be the third formula for electric power. Next we will be having, we also know that V is equal to IR, so I can also be written as V divided with R. So we can fill it here. So we will get P is equal to V into V by R. So power will be equal to V square by R. This could be the fourth formula for electric power. Clear? So there are different ways or different numericals in which we use different formulas of power. That depends, that varies from condition to condition. Like sometime in series you have to apply this formula, P is equal to I square R. Then you have to apply P is equal to V square upon R in case if your resistors are connected in parallel. Now this is about electric power. Now the last is electrical energy consumption. How to find out that how much units of electricity we have consumed. So commercial unit of electrical energy is kilowatt hour. चलिए देखते हैं. Same formula हम यहाँ पर भी apply करेंगे. We'll be applying same formula here. हमें पता है पावर किसकी इक्वल है, एनर्जी अपॉन टाइम. तो एनर्जी किसकी इक्वल आ जाएगी, एनर्जी विल बी इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम. सो पावर के यूनिट्स अगर हम यहाँ पर किलोवाट लिखें और टाइम के यूनिट अगर आवर लिखें तो एनर्जी के यूनिट बन जाते हैं किलोवाट आवर. KWH हम इसको लिखते हैं किलोवाट आवर. सो एनर्जी के यूनिट जो कमर्शियल यूनिट्स हैं, 1 किलोवाट आवर इज डिफाइंड एज 1 जॉल. 1 किलोवाट आवर इज रिटन एज 1 यूनिट. जो आपके यूनिट्स में जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है कि 1 यूनिट कंज्यूम हुई है, 2 हुई है, 10 हुई है, 50 हुई है, तो दैट इज़ 1 किलोवाट आवर इज इक्वल 1 यूनिट. इसको अगर हमने जॉल में लिखना है तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 into 10⁻⁶ जॉल. सो देयर माइट बी more formulas in this chapter if you study this chapter in detail, but these are the main formulas that you need to know in this chapter. If you really like my video, if you really understood something, kindly subscribe my channel. Thank you very much.